हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 4 का सेक्शन सी। तो सेक्शन सी ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारा ये वीडियो अपने जितने भी दोस्त है सबको शेयर कर दो और आप भी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त को भी कहो कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर दे, जिसके वजह से आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग अच्छे परसेंट चाहते हो आपके 12 बोर्ड्स के अंदर, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की गाला पेपर 4 सेक्शन सी। तो जो आपका सेक्शन सी होता है ना, वो टोटल होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। और 2 मार्क्स के अंदर आपको ऐसा मैं कह सकता हूं कि आपको इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं, छोटे छोटे लिख रहे हो तो, और अगर बड़े लिख रहे हो तो 2 पॉइंट लिखने हैं। और ऐसा समझ लो 50 to 75% जो सप्लीमेंट्री होती है उसका पेज जो है वो आपको भर के लिखना रहता है, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं तो आपको शॉर्ट में भी पच जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन देके रखा है क्वेश्चन 31, राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ डायग्राम। 4 टाइप्स बताने हैं डायग्राम के। तो पहला है पाई डायग्राम, दूसरा है बार डायग्राम, तीसरा है लाइन डायग्राम और चौथा है सर्कल डायग्राम, ठीक है। खाली टाइप्स ही पूछे हैं, नाम ही पूछे, इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। देन आगे बात करें तो नंबर 32, विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ ग्राफ, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे शो किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देके रखा है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करते हैं, टाइम पीरियड प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। और वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, जेंडर रेशियो हो गया, काफी सारी चीज हम लोग प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। क्लियर? तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने से 2 मार्क्स आपको सफिशिएंट मिल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना पूछा है। देन नंबर 33 है, गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो मैं आपको बहुत बढ़िया और इजी डेफिनेशन बताता हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की। तो अकॉर्डिंग टू माइकल टोडारो, ये तो अच्छे से याद कर ही लेना, इसके स्पेलिंग मिस्टेक मत करना नाम लिखने में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई डेफिनेशन लिखते हो ना तो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो माइकल टोडारो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये ना सारे बच्चों की सबसे फेवरेट डेफिनेशन मानी जाती है, क्योंकि सारे बच्चे टेस्ट में भी, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो वहां पे भी ये वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो याद रखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, बहुत इजी था। देन बात करें तो अकॉर्डिंग प्रोफेसर हेंसन क्या कहते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसमें दो ही चीज आती है, एक अपनी नेशनल इनकम में ग्रो होना, यानी कि नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट बढ़ना, और दूसरा कि जो भी टोटल क्वांटम है, क्वांटम यानी मैं यहां लिख लेता हूं क्वांटिटी समझ लो, ठीक है, या टोटल प्रोडक्शन समझ लो। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस की, उसमें राइज देखने को मिलना, उसको ही अपने इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस हैज रॉबर्ट क्लोव कॉल्ड ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को मिल नहीं पाया है, तो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस लिखा है। अगर मान लो आपको मिल जाता है ये क्वेश्चन, मैंने इंटरनेट पे भी देखा फिर भी नहीं मिल पाया, अगर आपको मिल जाता है क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मेरे को पता चले इसका आंसर और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस लिखा है। अब पूरे बुक में चैप्टर नंबर 2 छान मारा, मेरे को कहीं मिला नहीं ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 35, वो कंसीडर इन्फ्लेशन टू बी प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन वाई। कौन कंसीडर करता है कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमिनन है और क्यों है? तो बहुत इजी है इसका आंसर, 4 पॉइंट लिखने से आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं, सफिशिएंट है इतने पॉइंट्स। तो पहला देके रखा है कि जो मॉनेटरिस्ट है ना वो कंसीडर करते हैं इन्फ्लेशन को एज अ मॉनेटरी, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, ठीक है, याद रखना कौन कंसीडर करता है, मॉनेटरिस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट देके रखा है कि उनके हिसाब से देयर इज इंक्रीज इन मनी इन स्टेट, द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम बिकॉज विच द डिमांड ऑफ नेसेसिटी इंक्रीजेस। अब क्या होता है पता है, जब कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो बढ़
जाता है, इंक्रीज इन मनी मतलब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लगता है ना, तो लोग क्या करते हैं, पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, और जब लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ना, तो महंगाई बढ़ती है। कैसे, एक चीज, सिंपल चीज समझाता हूं। सोचो मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, अब मार्केट में सबके पास पैसा आ गया है, ठीक है, मेरे को पता है कि आपके पास पैसा है, आपके दोस्त के पास पैसा है, सबके पास पैसा है, तो मैं जो गुड्स, अब देखो मेरे को भी तो प्रॉफिट करना है, मैं दुकानदार हूं, मेरे को पता है कि मैं जो भाव बोलूंगा आप उस भाव पे खरीदने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि सबके पास पैसा है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्राइस को बढ़ा दूंगा। अब जब मैं अपनी प्राइस को बढ़ाऊंगा तो आप लोग को ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है सबके पास पैसा। अगर मेरे जैसा सोच, अगर मैं जैसे दुकानदार हूं वैसे सारे दुकानदार सोचने लग जाए, तो पूरे मार्केट में भाव बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जब सबके पास पैसा आ जाता है तो पैसा आने से जो डिमांड है गुड्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और डिमांड जब गुड्स की बढ़ती है और सामने सप्लाई जो है वो कम होता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है, और यहाँ पे ना रिमेन स्टेडी आएगा, ठीक है, STEADY आएगा, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई स्टेडी रहता है, और डिमांड बढ़ने से फिर महंगाई भी बढ़ती है। इसलिए ना मैचलअप ने बहुत बढ़िया चीज कह के रखी है, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन। जब बहुत सारा पैसा आ जाता है ना लोगों के पास, तो टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, मतलब कि ज्यादा पैसे से आप कम चीजें खरीद पाते हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर आपके ऐसा कहते होंगे कि हमारे टाइम पे 100 रुपए में पूरा महीना चल जाता था, ऐसा कभी ना कभी सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे वैल्यू, मनी, पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, मतलब कम रुपए में ज्यादा चीजें आ जाती थी। 100 रुपए में आज की डेट में जाओ कोई भी चीज खरीदने, मॉल में जाओ, आपको मांड एक चॉकलेट मिल जाए तो ठीक है, ठीक है, अमूल की जो चॉकलेट आती है 100 रुपए वाली, वो मिल गई तो ठीक है, बाकी 100 रुपए में कुछ नहीं आता, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यही है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, आज की डेट में देखो लोगों के पास पैसा है, पर हम लोग उतनी ही कम चीजें खरीद सकते हैं इतने पैसे के साथ, ठीक है। तो यही है अपना आंसर, वो कंसिडर इन्फ्लेशन टू बी मॉनेटरी फिनोमिनन। तो दैट्स व्हाई मॉनेटरिस्ट ऐसा कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमिनन है। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 36, What are the reasons affecting, other reasons affecting inflation? पता है आपको इन्फ्लेशन के मेनली दो ही कॉजेज है, एक तो है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए या डिमांड बढ़ जाए। पर इसके अलावा अदर रीजंस ना आपकी बुक में 3 और देके रखे हैं, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और तीसरा है स्केर्सिटी, ठीक है। तो अपने ने, अब सीधी सी बात है, 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी में क्या दिया है, तो गवर्नमेंट अगर मान लो टैक्सेशन बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो मेरे को कोई कार लेनी है, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि 18% हम लोग कार पे लेते हैं, छोटी गाड़ियां जो आती है उस पे, ठीक है। अब मान लो कि बाद में चल के गवर्नमेंट 18% की जगह पे 28%, जो कि अभी तो नहीं है, पर अगर 28% ले ले जीएसटी, अभी कितना लेती है 18, अब जीएसटी बढ़ा के 10% बढ़ाएगी, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब मान लो हर एक जगह पे टैक्स बढ़ा दिया तो हर एक प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो होगी महंगाई। तो गवर्नमेंट की वजह से महंगाई हो रही है, मतलब ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाती है और इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, क्लियर। और दूसरा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। आपको पता है इंडिया में, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, याद रखना, 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई किए जाते हैं इंपोर्ट के थ्रू, ठीक है, 70% हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। अब सोचो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल डीजल सबकी प्राइस बढ़ गई, तो क्या होगा, सोचो अपने यहाँ पे जितने भी चीजें है ना सारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई है, ठीक है, इवन आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया। हर एक चीज, आप जो रूम में बैठे हो देख लो, पंखा है या लाइट है या फैन है, मतलब हर एक चीज, एसी वगैरह। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा, हर एक चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का और क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो वो सीधा अपने पे इफेक्ट करता है। अपनी कंट्री में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, और पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगा, हर एक चीज महंगी हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। सो दैट्स वाई 2 रीजन है, एक है टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा है इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। देन है नंबर 37, स्टेट मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो देखो कोई भी 4 बताने थे यहाँ पे, बट मैंने काफी ज्यादा लिखा है, आप लोग इसमें एक एक लाइन या 2-2 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 पॉइंट के अंदर।
मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है। तो पहला देके रखा है करेंसी इशू। तो याद रखना आरबीआई की एक सोल राइट है कि अपनी कंट्री में जो 2 रुपए की नोट या 2 रुपए की ज्यादा से जो भी नोट आती है ना, वो सब आरबीआई इशू करती है। और जो 1 रुपए की नोट है और जितने भी सिक्के हैं वो सारे इशू किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 1 रुपीज नोट का और करेंसी कॉइन का, वो आरबीआई करती है। ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट की एजेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है ना पैसा सप्लाई करना लोगों तक, वो आरबीआई करती है। तो आरबीआई गवर्नमेंट की एजेंट की तरह काम कर रही है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई हमारी गवर्नमेंट की बैंकर है, एडवाइजर है और एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों की भी। ठीक है, इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड। आरबीआई ना गवर्नमेंट बॉन्ड मैनेज करती है, गवर्नमेंट अकाउंट्स को मैनेज करती है, करेंसी कॉइन्स को मैनेज कर रही है, 1 रुपए की नोट को मैनेज किया जा रहा है और ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। और बैंकर टू गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो आरबीआई देती है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 3, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये भी बहुत बढ़िया है। आरबीआई ना बैंकर है सारे बैंक के और रेगुलेटर है जितनी भी स्केड्यूल बैंक है। स्केड्यूल बैंक मतलब हर वो बैंक जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है उसको स्केड्यूल बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व मेंटेन करती है सारी बैंक का, डायरेक्शन देती है सारी बैंकों की उनको कितना क्रेडिट पॉलिसी क्या रखनी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है। तो हम ऐसा कहेंगे कि बैंकर्स की बैंक है। और लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट, इसका मतलब होता है कि बैंक के पास जब पैसा नहीं होता तो हर बैंक के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा होता है और वो ऑप्शन होता है आरबीआई। ठीक है, वो आरबीआई के पास जाके मदद मांग सकती है और आरबीआई उस बैंक को पैसा देके हेल्प कर सकती है। ठीक है, चलो क्लियर। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे एक लास्ट ऑप्शन कोई भी बैंक के पास आरबीआई बचता है। और लास्ट है नंबर 4, क्रेडिट कंट्रोल। यहां पे मैं आपको बता दूं क्रेडिट मतलब आप ऐसा समझ लो लोन है। ठीक है, लोन का कंट्रोल करती है आरबीआई, मतलब आरबीआई कंट्रोल करती है पूरी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को और मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर, जिससे और इसका ये कैसे करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके। ठीक है, मार्केट में जो भी लोन क्रिएट हो रही है, कितनी लोन किसको मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए, वो सब आरबीआई खुद कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस तरह से 4 पॉइंट पढ़े, करेंसी इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, देन बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और क्रेडिट कंट्रोल। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999 यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहला मैंने आपको समझाया, वापस समझा देता हूं क्या देके रखा है। तो देखो आरबीआई बैंकर और रेगुलेटर है सारी स्केड्यूल बैंक की कंट्री के अंदर, और ये अपनी कंट्री में सारी बैंक का कैश रिजर्व मेंटेन करती है, डायरेक्शन देती है क्रेडिट का, कितना उधार देना है, क्रेडिट पॉलिसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और एक लास्ट ऑप्शन होता है कोई भी बैंक के लिए आरबीआई की इमरजेंसी के टाइम पे वो आरबीआई के पास जाकर के पैसा मांग सकती है। क्लियर, तो ये था अपना क्वेश्चन 38। देन है 39, हाउ डज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर कॉज पॉवर्टी, एक्सप्लेन। अगर गवर्नमेंट
खर्चा करती है बहुत ज्यादा डिफेंस के पीछे एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उससे कैसे पॉवर्टी बढ़ती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब बहुत सारे वॉर्स हमारे साथ हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है। और हम ऐसा कहेंगे, टू मेक सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, एक अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम को बनाने के लिए गवर्नमेंट काफी खर्चा करती है मॉडर्न मिसाइल्स के ऊपर, फाइटर प्लेन्स के ऊपर, टैंक के ऊपर, सबमरीन्स के ऊपर काफी खर्चा किया जाता है। और प्रेजेंट एरा के अंदर हम लोग ना टेररिज्म के सामने काफी ज्यादा जो है वो फाइट कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, तो टेररिज्म को हटाने के लिए काफी हम लोग फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा खर्चा होता है डिफेंस के ऊपर। और पता है आपको, जो डिफेंस पे खर्चा किया जाता है ना, वो नॉन डेवलपमेंटल होता है। नॉन डेवलपमेंटल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे उससे हमारी कंट्री में कोई ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। सोचो, अगर हम लोग ये जो खर्चा सिक्योरिटीज के पीछे किया जा रहा है, अगर वही खर्चा कंट्री के पीछे किया जाए, कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे किया जाए, तो कंट्री कितनी आगे बढ़ सकती है। ऐसा समझ लो, डेवलपमेंट का खर्चा हम लोग किसके पीछे कर रहे हैं? सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्री की, ठीक है। तो सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोज डाउन, और इतना ज्यादा खर्चा करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, और जो लेवल ऑफ पॉवर्टी है ना वो बढ़ती है। क्लियर? तो 4 पॉइंट लिखना है, सफिशिएंट है, 2 मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो 40 नंबर, गिव द मीनिंग ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जांपल। देखो, अब क्या होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मैं समझाता हूं। अब देखो, कोई भी कंट्री होती है ना, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं तेजी और मंदी, ठीक है। जब तेजी होती है, मार्केट अप होता है, तो सबको काम मिलता है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, डिमांड अच्छी हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है। पर जब मान लो मार्केट गिरता है, यानी कि जब पीरियड आता है डिप्रेशन का, यानी इकोनॉमी जब डिप्रेशन में आ जाती है, गिर जाती है, तो वहां पे अपने जो गुड्स और सर्विस की डिमांड है ना, वो कम हो जाती है। एंड ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड, और डिमांड कम हो जाने की वजह से इंडस्ट्रीज हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, और बहुत सी इंडस्ट्री बंद भी हो जाती है, शटडाउन हो जाती है, उनको लोग अपने प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बंद करेंगे तो बहुत सारे लेबर्स को काम से निकाल दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे रिट्रेंच, काम से हम लोग निकाल देंगे। एंड डिप्रेशन बिकम्स द रीजन, और डिप्रेशन एक रीजन बन जाएगा, मंदी जो है मार्केट में वो एक रीजन बन जाएगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इसी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल दे तो इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री, इंडियन डायमंड इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब नहीं होती मार्केट में डिमांड, जब मार्केट में मंदी चल रही होती है, तो बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया जाता है इंडियन डायमंड इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। बोलो, क्लियर हो गया? तो इसमें भी 4 पॉइंट सफिशिएंट है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। देन बात करें नंबर 41, a defective education system is responsible for the unemployment, explain in short। कि एक डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके भी 4 पॉइंट है। तो देखो, आज की प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, वो फेल्ड हो गई है, कि हम लोग मेंटल और फिजिकल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं ह्यूमन बींग्स का। एंड इवन आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन, और एजुकेशन लेने के बाद भी लोग इनकेपेबल है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे, लोग अपना खुद का एक बिजनेस नहीं चालू कर पा रहे, खुद का एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे, और उनको अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, वो ज्यादा कमा सकता है ऐसे पर्सन से जो कि लेस एजुकेटेड हो। और इसी की वजह से क्या होता है, लोग जो है वो हायर एजुकेशन में भर भर के रश मार लेते हैं, ठीक है। रश मतलब बहुत ज्यादा लोग भर जाते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, और जिस वजह से हम ऐसा कहेंगे कि अपनी डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। सोचो, वो लोग ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, मतलब जो चीज दिक्कत है वही चीज जो उनको सॉल्व करनी चाहिए उसका ही क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो यही कह सकते हैं कि एक डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। देन बात करें 42 नंबर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, एक्सप्लेन। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, समझाते हैं इसके 4 पॉइंट। तो देखो, जो डेवलप नेशंस होते हैं, जैसे यूएसए है, जापान है, यूके है, वो लोग के यहाँ पे क्या होता है, जब ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम को रिप्लेस कर लिया जाता है ना न्यू प्रोडक्शन सिस्टम से, तो जो भी ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम है उसको इकोनॉमिक लॉस या शटडाउन देखने को मिलता है। मतलब जब पुरानी चीज चली जाती है और जब नई चीज आती है ना, तो पुरानी चीज
बंद हो जाती है, या तो हम ऐसा कहेंगे वो सिस्टम बंद हो जाती है, वो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं जो पुरानी सिस्टम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो भी लेबर्स जो उन यूनिट्स में काम करते थे वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, निकाल दिया जाता है, एंड दे डू नॉट लर्न वर्क अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी। और जब तक निकाला जाएगा तब तक वो सीख नहीं लेते एक नई टेक्नोलॉजी को। सो दैट्स वाई इसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स नई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, जब से स्मार्टफोन आ गए ना तब से पुराने मोबाइल फोन्स जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं, और लेबर्स जो पुराने मोबाइल फोन का प्रोडक्शन सेल सर्विस करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट को अपने क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो लोग जब तक स्मार्टफोन नहीं सीखेंगे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। जैसे ही वो स्मार्टफोन को बनाना रिपेयर करना सीख लेते हैं वैसे उनको काम मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 43, हाउ डज सोशल सेक्टर बीइंग चेंज बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें क्या देके रखा है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू इंडस्ट्रीज कल्चर एमर्ज। अब देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, नई नई तरह की इंडस्ट्रियल कल्चर सेटअप होंगे। इंडस्ट्रियल कल्चर में क्या आएगा, नई वैल्यूज होगी, जैसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली ना वो सारी चीज डेवलप होगी, और अपने यहाँ पे जो भी सुपरस्टिशंस चलते थे उसके सामने ये पूरी सिस्टम खड़ी होगी, ठीक है। जो भी पुरानी फालतू की चीजें चलती थी वो सब हट जाएगी। फैटलिज्म हो गया, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, फैटलिज्म यानी कि किस्मत के भरोसे बैठे रहना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, फैटलिज्म हो गया। नैरो साइकोलॉजी हो गई, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने सोच विचार, ठीक है, पुराने सोच विचार, बिहेवियर गेट रिड्यूस, ये सारी चीजें कम हो जाती है। और इसी की वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि एक सोशल चेंज देखने को मिलता है कंट्री के अंदर, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि सोशल सेक्टर में काफी बड़ा चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 44, गिव द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर एंड माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। ये ना काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, क्योंकि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला है माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। अच्छा, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। पुल मतलब तो ये एक ऐसा माइग्रेशन है जहां लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन गेट अट्रैक्टेड, जब खींचे चले आते हैं, अट्रैक्टेड किसके पीछे, एक अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के पीछे लोग आ जाते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है, शहर में। गांव वाले लोग शहर की अच्छी फैसिलिटीज को देख के अट्रैक्ट होके आ जाते हैं और यहाँ पे माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। क्लियर हो गया। माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर क्या है कि लोग अट्रैक्शन के बेसिस पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फिर हम कहेंगे रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज को देख के जब वो शहर में आ जाते हैं अट्रैक्ट होके अपनी मर्जी से, तो उसको माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर कहा जाता है। और दूसरा है माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर, यानी कि जब लोग गांव के अंदर फोर्स रहते हैं पर वहां पे उनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से फोर्सफुली उनको गांव छोड़ के जाना पड़ता है, अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के जाना पड़ता है, बिकॉज वहां पे बिजनेस नहीं है, अच्छा ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, वहां पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग छोड़ करके फोर्सिबली सिटीज की तरफ मूव हो जाते हैं। तो उसको फोर्सिबल माइग्रेशन भी कहते हैं और माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, कि उनको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है इसलिए फोर्सिबल माइग्रेशन हुआ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो 45, डिस्टिंग्विश बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स, एनी 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट बताने पर मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिख लिए, आप लोग को जो अच्छा लगे वो 2 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपकी बुक में तो देके नहीं रखा, मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो रबी क्रॉप्स जो है ना वो विंटर के क्रॉप्स है जिसको ठंडा वेदर चाहिए, कूल वेदर चाहिए, और खरीफ क्रॉप मॉनसून के क्रॉप होता है जिनको गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। देन बात करें तो सोइंग सीजन, इनकी सोइंग सीजन बिगिनिंग ऑफ मॉनसून होता है जून जुलाई, और बात करें सोइंग सीजन इसकी खरीफ क्रॉप की तो आफ्टर मॉनसून होता है विंटर में, यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर में। देन इसकी हार्वेस्टिंग सीजन की बात करें तो एंड ऑफ मॉनसून सितंबर टू अक्टूबर, और इसकी हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो स्प्रिंग में होती है मार्च टू अप्रैल। देन एग्जांपल व्हीट, बैरली, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे रबी क्रॉप्स है, और खरीफ क्रॉप है राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। अब मैं ये कहूंगा कि आप लोग एग्जाम में पहला और लास्ट पॉइंट लिख लेना, बहुत बढ़िया है। ये 2 पॉइंट लिखने से आपको पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे, और 2 पॉइंट ही लिखने हैं और बहुत इजी है ये तो ना एकदम बचपन में हम लोग ने एसएसटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा, आप खुद बना के भी लिख सकते हो।
देन बात करें तो नंबर 46 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन सी का, हाउ इज सोर बटर मिल्क सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इट। यानी कि सोर बटर मिल्क यानी खट्टा जो छाछ होती है, खट्टी छाछ, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो प्रिपरेशन किया जाता है, 200 लीटर पानी लेना है, उसको 5 लीटर के साथ मिक्स करना है, 5 लीटर दही के साथ मिक्स करना है, उसको 5 लीटर खट्टी छाछ के साथ मिक्स करना है, ठीक है, 3 डेज मतलब कि 3 दिन तक उसको मिला के रखना है, ठीक है, ऑफ लोकल काउज मिल्क एंड प्रिपेयर द मिक्सचर। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको 5 लीटर जो दूध होता है लोकल काउ मिल्क, उसको मिलाना है आपको छाछ के साथ और 3 दिन तक रखना है। और हम ऐसा कहेंगे कि उसके बाद पूरा एक मिक्सचर रेडी हो जाता है सोर बटर मिल्क सॉल्यूशन का। देखो ये वाला चैप्टर ना थोड़ा इस साल नया आया है, ठीक है, पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इजी है, इतना याद रख लेना लाइन और लास्ट में लिख लेना इसके बेनिफिट। दिस सॉल्यूशन यानी कि ये जो मिक्सचर है वो यूज किया जाता है फंगस को हटाने के लिए, बैक्टीरियम, इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोलर की तरह इसको यूज किया जाता है। तो ये इसके हो गए बेनिफिट्स। बोलो क्लियर। तो आज के इस वीडियो में अपने ने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 46 तक के सारे क्वेश्चंस खत्म किए और यहां पे अपना गाला पेपर 4 का सेक्शन सी फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सब तक ये वीडियो भेज दीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।